सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल डिफेंस अलायंस बना लिया है। क्या ये सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट है या फिर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नए दौर का आगाज? और इस एग्रीमेंट के ईरान, इसराइल, अमेरिका, चीन, भारत के लिए क्या माना है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि इस खबर के पीछे छिपी पूरी स्ट्रेटजी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके पॉसिबल इम्प्लीकेशंस और आने वाले बरसों की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। जुमा को सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट सामने आया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए और इसका ऐलान एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए कर दिया गया कि इन तीनों मुल्कों में से किसी एक पर भी हमला तीनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। इस एग्रीमेंट के साथ पहली बार सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक ज्वाइंट डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत बाकायदा कोऑपरेशन का आगाज कर रहे हैं। इस खबर ने दुनिया भर के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सर्कल्स को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये एग्रीमेंट इस वक्त क्यों सामने आया? आखिर ऐसी कौन सी तब्दीलियां हुई जिन्होंने तीनों मुल्कों को एक दूसरे के इतना करीब आने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब गुज़िश्ता 2 साल में पेश आने वाले डेवलपमेंट्स हैं। गजा की जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को नई अनसर्टेनिटी में ढकेल दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान डायरेक्ट अटैक्स ने इलाके में टेंशन की एक नई लेवल पैदा कर दी। रेड सी में शिपिंग को खतरात पेश आने लगे। गल्फ में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए, जबकि अमेरिका की इलाके से मुतल्लिक बदलती हुई स्ट्रेटजी ने कई ट्रेडिशनल अलाइज को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या फ्यूचर में वो सिर्फ एक एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंड कर सकते हैं या उन्हें अपने रीजनल सिक्योरिटी का नया मॉडल तैयार करना होगा। यही वजह है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कई महीने से नेगोशिएशंस चल रहे थे और हालिया कुछ महीनों में तो उसमें काफी तेजी आ गई थी। दरहकीकत इस एग्रीमेंट की बुनियाद आज नहीं रखी गई। इस साल के शुरू में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि अंकारा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक पॉसिबल डिफेंस एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन रजा हयात हर्राज ने भी बताया कि तकरीबन 1 साल तक जारी बातचीत के बाद एग्रीमेंट का ज्वाइंट ड्राफ्ट तैयार हो चुका था और सिर्फ तीनों मुल्कों की फाइनल मंजूरी बाकी थी। इससे अंदाजा होता है कि ये कोई अचानक सामने आने वाला फैसला नहीं बल्कि एक लंबे डिप्लोमेटिक एफर्ट का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही सऊदी अरब के दौरे पर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी सऊदी अरब पहुंच चुके थे, जबकि तुर्क प्रेसिडेंट एर्दोगान का आना भी एक्सपेक्टेड था। जो हुआ उससे ये तासुर मजीद मजबूत हुआ कि इस एग्रीमेंट में सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी अहम फैसले शामिल हैं। अब जरा इन तीनों मुल्कों की ताकत को अलग अलग समझते हैं। तुर्की गुज़िश्ता 10 सालों में दुनिया की उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री बन चुका है। तुर्की में ड्रोन्स ने यूक्रेन, लीबिया, अजरबैजान और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी ताकत साबित की है। तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं बल्कि जंगी जहाज, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला मुल्क बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर है। उसके पास बड़ी प्रोफेशनल फौज, मिसाइल प्रोग्राम, जंग का तजुर्बा और डिफेंस प्रोडक्शन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की पहले ही शिपिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे के पार्टनर हैं। अगर सऊदी अरब भी इस कोऑपरेशन का हिस्सा बनता है तो इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार और वॉल्यूम दोनों बढ़ सकते हैं। अब बात सऊदी अरब की। दुनिया के बड़े डिफेंस बजट रखने वाले मुल्कों में शामिल सऊदी अरब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम विजन 2030 का मकसद ये भी है कि फ्यूचर में सऊदी अरब अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर खर्च करे, लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज कायम हो और
बाहर की कंपनियों के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के जरिया अपनी सलाहियतों में इजाफा करे। अगर तुर्की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान मिलिट्री स्किल्स फराहम करते हैं जबकि सऊदी अरब सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट करता है, तो तीनों मुल्कों के एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन, डिफेंस रिसर्च, ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन, मिलिट्री ट्रेनिंग और किसी भी रीजनल क्राइसिस के दौरान क्लोज कांटेक्ट जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। ये भी मुमकिन है कि फ्यूचर में तीनों मुल्क डिफेंस प्रोडक्शन में जॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग फंड या इंस्टीट्यूशन कायम करें। ताहम इसकी तस्दीक सिर्फ सरकारी तफसीलात आने के बाद ही हो सकेगी। यहाँ एक अहम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी मौजूद है। सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले ही 2025 में एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं और इस वक्त भी इस एग्रीमेंट ने काफ़ी तवज्जो हासिल की थी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और सऊदी अरब इलाके की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है। अब जबकि तुर्की भी इस कोऑपरेशन का हिस्सा बन गया है, तो ये दो तरफा नहीं बल्कि एक ट्राइलैटरल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन गई है, जिसकी अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। अब दुनिया के पॉसिबल रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका। दिलचस्प हकीकत यह है कि तीनों मुल्क अमेरिका के बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर रहे हैं। तुर्की नेटो का मेंबर है, सऊदी अरब दसियों साल से अमेरिका का करीबी अलाई रहा है, जबकि पाकिस्तान भी मुख्तलिफ दौर में अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन करता रहा है। अब जब इन तीनों मुल्कों ने एक अलग डिफेंस फ्रेमवर्क बना लिया है, तो अमेरिका यकीनन उसका बहुत क्लोजली जायज़ा लेगा। अगरचे अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका उसे अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ समझता है या नहीं। ईरान भी इस एडवांसमेंट को करीब से देख रहा है। अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि इस अलायंस का मकसद ईरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने के बाद तेहरान अपनी रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का दोबारा जायज़ा ज़रूर लेगा। इसी तरह इसराइल भी इस एडवांसमेंट को नज़रअंदाज नहीं करेगा, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब गज़ा, लिबनान, शाम और ईरान से मुतल्लिक़ सूरत हाल पहले ही बहुत सेंसिटिव है। भारत के लिए भी ये खबर अहम है। तुर्की और पाकिस्तान पहले ही बहुत क्लोज डिफेंस पार्टनर हैं। अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट भी इस कोऑपरेशन का हिस्सा बनती है, तो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सकता है। ताहम इस स्टेज पर यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इस एग्रीमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक़ कश्मीर या किसी मखसूस कॉन्फ्लिक्ट से है, क्योंकि ऐसी कोई सरकारी मालूमात मौजूद नहीं। एक और मुल्क है जिसका नाम इस खबर में डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन जो यकीनन उस पर गहरी नज़र रखेगा, और वो है चीन। पाकिस्तान में CPEC, सऊदी अरब के साथ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट, जबकि तुर्की के साथ बढ़ती हुई ट्रेड, ये सब चीन के लिए अहम है। अब जब तीनों मुल्क डिफेंस कोऑपरेशन को नए लेवल पर ले जा रहे हैं, तो बीजिंग भी उसके पॉसिबल इम्प्लिकेशंस का जायज़ा लेगा, क्योंकि इससे इलाके की ताकत के बैलेंस पर असर पड़ सकता है। आखिर में सबसे अहम बात, ये एग्रीमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि मुमकिन है कि आने वाले बरसों में मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की डिफेंस, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन को एक डायरेक्शन या एक राह देने वाले अहम डेवलपमेंट्स में शुमार किया जाएगा। असल सवाल ये नहीं कि एग्रीमेंट साइन हुआ या नहीं, बल्कि यह है कि क्या ये कोऑपरेशन प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार करके एक इफेक्टिव रीजनल पावर बन पाता है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन बनकर रह जाता है। इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा और दुनिया की नज़रें उसी पर लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि ये अलायंस वाकई इलाके में पावर का नया बैलेंस पैदा कर सकता है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की हर अहम एडवांसमेंट या डेवलपमेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंतज़ार करें किसी दूसरी वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।